हाँ जी बच्चों, कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनकम मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेकिन बेटा इनिशियली इनकम मेथड से कैलकुलेट क्या होता है, नेशनल इनकम नहीं। पहले कैलकुलेशन होती है डोमेस्टिक इनकम की, एनडीपीएफसी। ओके, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी। उसके बाद बेटा जब आपको ये मिल जाएगा ना एनडीपीएफसी, तो इसमें आप क्या ऐड कर दोगे, बोलो एनएफआईए। और एनएफआईए जब इसमें ऐड कर दिया जाएगा तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम जो हम चाहते हैं, मतलब एनएनपीएफसी। ये फाइनली हमें मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए सारी कहानी आके रुकती है बेटा, डोमेस्टिक इनकम हमें चाहिए पहले, एनडीपीएफसी। अब ये एनडीपीएफसी कैसे निकाला जाए बेटा, ये मेथड हम पढ़ रहे हैं इनकम मेथड। मैंने बताया था कि यहाँ पे नेशनल इनकम आप निकालते हो इनकम के थ्रू, कि पूरी इकोनॉमी में कितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, पूरी इकोनॉमी में कितनी फैक्टर इनकम जनरेट हुई है, वो हम यहाँ पे लेते हैं। तो बेटा फैक्टर इनकम जनरेट किन किन चीजों से होती है, मैंने कल आपको बता रखा है, पहले बहुत पहले से बता रखा है। एक तो होती है किससे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक होती है बेटा आपकी रेंट, रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ बोला जाता है। एक होता है बेटा इंटरेस्ट, एक होता है प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन मैंने बच्चों इसको कैटेगराइज किया था, फटाफट बोलो। पहली कैटेगरी क्या थी बच्चों, ये थी आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, नंबर टू कैटेगरी वाज ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस, सरप्लस। एंड नंबर थ्री मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम। याद रखना बच्चों, ये तीन चीजें यहां पे मिलकर के डोमेस्टिक इनकम को बनाती है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो अब सवाल ये उठता है कि ये हलवा तो है नहीं कि गरम गरम हमको सजा के दे देगा, लो खा लो, है ना, कि ये हमें डायरेक्ट ही दे रखा हो क्वेश्चन में। बेटा कई बार हमें इनमें भी उलझाएगा। इनके हो सकता है कि कंपोनेंट्स दे दे, इनके भी कंपोनेंट्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। ओके, तो बेटा ये सबसे काम की चीज है कि इन तीनों के अंदर क्या आता है हमको वो पता होना चाहिए। अल्टीमेटली ये है तो क्या, फैक्टर इनकम ही है। बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक बार में बात समझ में आ जाएगी। तो बेटा इन तीनों को जब ऐड कर दिया जाए तो हमें मिल जाती है डोमेस्टिक इनकम। याद रखें, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर क्या क्या आता है बेटा, चार चीजें आती है इसमें। सबसे पहला क्या होता है बेटा, वेजेस एंड सैलरीज। ओके, जो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आता है या फिर जिसका आपको चेक मिलता है या कैश में मिलता है, जो भी हो। नेक्स्ट, पेमेंट इन काइंड, अभी समझेंगे क्या होता है ना। पेमेंट इन काइंड का मतलब जो नॉन मॉनेटरी है दिखने में, आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करवाता है, लेकिन अगर आप उस फैसिलिटी को खुद लेते अपने लेवल पे तो आपको खर्चा करना होता, तो उस फैसिलिटी की भी वैल्यू होती है ना। थर्ड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जिसका एग्जांपल मैंने दिया था प्रोविडेंट फंड, है ना। एंड नेक्स्ट है बच्चों पेंशन ऑन रिटायरमेंट। पेंशन के रिगार्डिंग एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बेटा चार चीजें किसमें आती है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, याद रखें तीन चीजें आती है, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें रेंट एंड रॉयल्टी तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। अपनी प्रॉपर्टी को अगर किसी को यूज करने के लिए दिया जाए या किसी को यूज करने का राइट दिया जाए, तो बदले में आपको जो अमाउंट मिलता है उसी को हम बोलते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। ओके, इंटरेस्ट हम सब जानते हैं, इंटरेस्ट हमें कैपिटल पे मिलता है, हमारे पैसे पर मिलता है, मनी पर मिलता है जो हमारे पास होता है या बैंक में डिपॉजिट होता है। ठीक है, और प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट के अंदर भी फर्दर तीन चीजें आती है जिसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये है तो प्रॉफिट ही, लेकिन प्रॉफिट को हम क्या है ठिकाने लगा देते हैं ना, तो ये तीन जगह प्रॉफिट का डिस्पोजल होता है ना, डिस्पोजल कहते हैं इसको। तो ये जो डिस्पोजल होता है ये प्रॉफिट का ही तो हो रहा है। तो अगर ये तीन हमें अलग अलग फॉर्म में देता है तो इनको ऐड करने पर भी हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है ना। ठीक है, उसके बाद बेटा मिक्स्ड इनकम। मुझे कौन बताएगा मैंने मिक्स्ड इनकम के बारे में क्या बताया था बच्चों, क्या होती है ये? Sir, when a person incomes all the factor incomes himself only at the same time. ओके, मतलब पर्टिकुलरली किसकी इनकम, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। वेरी गुड, सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड Household पर्संस। sector. ओके, किसकी बात हो रही बेटा यहाँ पे, सेल्फ एम्प्लॉयड की। और मैंने क्या बोला था कल, एग्जांपल दिया था, ये वो लोग होते हैं जिनकी इनकम जो होती है ना वो चारों में से कोई सी भी हो सकती है और एक साथ होती है, चारों का मिक्सचर हो सकता है। चाहे तो वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, चाहे प्रॉफिट, चाहे रेंट, चाहे इंटरेस्ट, इनका एक मिक्स बन जाता है और उसी मिक्स को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। और बेटा ये किसके लिए होती है, ये होती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए।
ठीक है, चलो अब बेटा इनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं एक बार, ताकि हम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके, तुम लोग भी करोगे, ताकि ये मेथड अगर एग्जाम में आ जाए तो हम पूरे में से पूरे मार्क्स ले आए। सबसे पहला जिसके बारे में बेटा हमें डिस्कस करना है वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा देखो नाम पे ध्यान दो, कंपेंसेशन। कंपेंसेशन क्या होता है? क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई। क्या मैं सही वर्ड बोल रहा हूं? कंपेंसेशन मतलब होता है नुकसान की भरपाई, या फिर अगर इसको बेटा एक प्रॉपर वर्ड में कहा जाए तो उसको कह सकते हो आप मेहनताना, कि आप किसी के लिए कुछ मेहनत करते हो और बदले में वो व्यक्ति आपको कंपनसेट करता है। कंपनसेट मतलब आपके नुकसान की भरपाई करता है। आपका नुकसान किस चीज का हो रहा है? या तो बॉडी का या टाइम का, किसी न किसी चीज का नुकसान हो रहा है। नुकसान तो नहीं बोल सकते, मतलब आप सामने वाले के लिए इसको यूज करते हो, अपनी एबिलिटीज को, अपनी बॉडी को, अपनी स्किल्स को आप यूज करते हो सामने वाले के लिए, तो बदले में सामने वाला आपको कंपनसेट करता है। इसी को बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, अब बेटा इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ओके, तो जरा इसको पढ़ लो ध्यान से बेटा, क्या होता है। इट रेफर्स टू कैश पेड और ट्रांसफर टू सैलरी अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज बाय एम्प्लॉयर्स एज अ रिवॉर्ड फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। बेटा आप क्या करते हो? आप किसी के अंडर में काम करते हो और वो व्यक्ति आपको हर मंथ सैलरी पे करता है। ओके, तो बेटा ये जो सैलरी या फिर जो वेजेस हैं जो आपको मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, क्या ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। वेजेस एंड सैलरीज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आएगा। अब तुम्हारे मन में एक चीज आ रही होगी बहुत सारों के मन में, सर आप ये बोल रहे हो ये चीज आएगी, कुछ ऐसी भी चीजें हैं क्या जो नहीं आएगी? बिल्कुल बेटा, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो नहीं आएगी। उसके लिए मैंने अलग से एक पेज बनाया है जिसपे हम अभी आने वाले हैं, है ना। कौन कौन सी चीजें हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आती है उस पर भी हम आएंगे, है ना। लेकिन अभी एक एक करके जो चल रहा है, पहले पॉजिटिव पॉइंट्स जो आता है उसको याद करो। सबसे पहली चीज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। सेकंड, पेमेंट्स इन काइंड। बेटा ये क्या होता है? मैंने आपको बता दिया, ये परक्विजिट्स होती है, मतलब ये वो फैसिलिटीज होती हैं एक तरह से कहा जाए तो। मतलब इन काइंड मतलब एक तरह का पेमेंट, इसको क्या बोलते हैं? एक तरह का पेमेंट, मतलब ये इन कैश नहीं है, ये पेमेंट जो है ये कैश में नहीं हो रहा है, लेकिन सामने वाला आपको उस पैसे के बराबर की फैसिलिटी दे रहा है, उस मनी के वैल्यू के बराबर की फैसिलिटी देता है। ओके, इसी को बोलते हैं पेमेंट्स इन काइंड। और बेटा इसका एग्जांपल क्या है सबसे बड़ा? रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो आरएफए होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। बेटा तुम्हें एक नॉलेज की बात मैं बताऊं, तुम मानोगे नहीं कि जैसे ये तो तुम सब जानते हो कि सैलरी जो पाने वाला व्यक्ति है वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है, और बेटा इंडिविजुअल जो है वो इनकम टैक्स पे करता है। ओके, तो बेटा आपको ये मालूम नहीं होगा कि इनकम टैक्स जो पे किया जाता है वो वेजेस एंड सैलरीज पे तो किया ही जाता है, साथ ही साथ आपको जो नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज मिलती है ना, उनकी वैल्यू जो होती है गवर्नमेंट उस पर भी इनकम टैक्स लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट उसको इनकम की कैटेगरी में रखती है। पता है आपको ये बात? गवर्नमेंट इसको इनकम की कैटेगरी में रखती है। भले ही आपको ये कैश में नहीं मिल रहा है, लेकिन सामने वाला आपको फैसिलिटी तो दे रहा है। बेटा ये कंपेंसेशन तो है ना, अगर आप उसके यहाँ काम नहीं करते तो सामने वाला आपको रहने के लिए मकान देता क्या? ये कंपेंसेशन कैटेगरी में आता है ना, यस और नो? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. ओके, तो याद रखना। अच्छा, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एक एग्जाम्पल इसका और लिया जाए, जैसे बेटा आप कहीं गए बाहर और आपको ऑफिस वर्क के लिए, मान लो आप राजस्थान में आपका ऑफिस है ओरिजिनली, लेकिन आपको 2 महीने 3 महीने के लिए महाराष्ट्र भेज दिया गया कि भाई कुछ महीने आपकी पोस्टिंग वहां पे की जाती है। अब वहां पे रहने का, खाने का, घूमने फिरने का, जो भी घूमने फिरने इन सेंस मतलब कन्वेंस वगैरह का जो भी आपको रिम्बर्समेंट होता है वो कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। उसकी जो वैल्यू है बेटा वो भी कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आएगा क्या? मुझे बताओ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल आएगा, Yes, sir. ऑब्वियसली। अच्छा, इमेजिन कि आपको 2 महीने के लिए भेजा गया था, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, लेकिन आप 2 महीने के बाद एक्स्ट्रा 1 मंथ वहां पे रुक गए अपने खर्चे पे। अब मेरे को बताओ इस 1 मंथ में जो आपने खर्चा करा है,
क्या वो कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज में आएगा? नो सर, नो सर, नहीं आएगा, नहीं नो आएगा, सर। इसलिए नहीं आएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और लिया जाए बेटा, कन्वेंस फैसिलिटी। आपका जो एम्प्लॉयर है, जैसे बेटा इमेजिन हमारे यहाँ पे एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, डीसीएम है ना। वो डीसीएम में जो वर्कर्स हैं उनके लिए इमेजिन एक बस लगी हुई है, घर से उठा के बस उनको लेके आती है कहाँ तक? फैक्ट्री तक, ओके, और वहां पे फैक्ट्री पे लाके उनको उतार देती है। बेटा ये जो कन्वेंस फैसिलिटी है या फिर जो पेट्रोल वगैरह का पैसा आपको मिलता है, बेटा ये भी कंपेंसेशन में आएगा क्या? यस और नो? यस सर, बिल्कुल Yes, आएगा, sir. क्योंकि ये भी कंपेंसेशन है। आप काम कर रहे हो तभी तो सामने वाला आपके लिए ये कर रहा है, वरना क्यों करता? ओके, तो बेटा ये दो चीजें अभी तक याद रखें, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड सेकंड पेमेंट्स इन काइंड। ओके, नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। बेटा सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? सोशल सिक्योरिटी होती है कि कोई आपके भविष्य की चिंता कर रहा है और आपको सोशली सिक्योर करना चाहता है। जब आप रिटायर हो जाओगे, 60 प्लस के हो जाओगे, तो रिटायरमेंट के बाद आपको क्या आपके पास कोई इनकम सोर्स होगा? तो क्यों ना अभी से आपके उस फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। तो बेटा इसके लिए तुम्हें पता होगा कि जो वर्कर्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सैलरी में से कुछ कुछ अमाउंट कट किया जाता है। ओके बेटा, इसी को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। अगर आपके पापा गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर कहीं किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में जॉब करते हो तो उनसे पूछना कि उनकी सैलरी में से पीएफ कटता होगा, उनका पीएफ अकाउंट होगा, है ना। बेटा ये जो पीएफ होता है इसका सिस्टम बताऊं तुम्हें मैं क्या होता है। पीएफ जो होता है वो जितना एम्प्लॉय की सैलरी में से कट रहा है, जैसे मान लो कि मेरी सैलरी है 30,000, उसमें से 5,000 का पीएफ कट गया, ओके, और ये पीएफ कट के गवर्नमेंट के पास एक अकाउंट खुला होता है जिसको बोलते हैं पीएफ अकाउंट, जिसकी डायरी भी मिलती है, पीएफ डायरी बोलते हैं उसको, है ना। उस अकाउंट में जाके ये 5,000 डिपॉजिट हो जाता है, हर महीने आपकी सैलरी में से अमाउंट कटता है पीएफ का, है ना। अच्छा बेटा, जितना पीएफ का अमाउंट सैलरी में से कट होता है ना, उतना ही पीएफ का अमाउंट जितना सेम आपकी सैलरी में से कट हुआ है उतना ही सेम 5,000 आपका एम्प्लॉयर अपनी जेब से मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। याद रखना, एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रीब्यूशन भी होता है, वो तो ऑब्वियसली आपकी इनकम है, वो तो ऑब्वियसली काउंट होगा ही होगा, उसकी मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा, वो तो एक कॉमन सेंस वाली चीज है। आपकी सैलरी में से 5 कटे हैं जो आज नहीं आपको बाद में मिलेंगे, इसके लिए इनकम है, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात हो रही है बेटा कौन से वाले की, ये जो एम्प्लॉयर लगा रहा है ना अपनी जेब से, एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से उतना ही अमाउंट काट करके पीएफ अकाउंट में जमा करा रहा है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। बेटा याद रखें, ये जो एम्प्लॉयर ने पैसा जमा करवाया है खुद के लिए नहीं करवाया, ये भी आपके लिए करवाया है, तो ये भी आपकी सैलरी में ही काउंट होगा, या फिर मैं कहूं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स की कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से बेटा ग्रेचुटी होती है ना, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ये बहुत सारे फंड्स वगैरह होते हैं। तुमने सुना होगा कि सैलरी में से बहुत सारे फंड वगैरह होते हैं, बत्ते बत्ते ये कटते हैं, है ना, और ये कट होके आपको बाद में मिलते हैं। तो बेटा इनमें से बहुत सारे अलाउंसेस या फिर मैं बात करूं इनकी फंड्स वगैरह की, इनमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर भी करता है। तो एम्प्लॉयर अगर अपनी जेब से कुछ दे रहा है तो अल्टीमेटली वो आपको मिलना है, आज नहीं तो 60 ईयर्स के बाद मिलना है, मतलब जब आप 60 कंप्लीट हो जाओगे रिटायरमेंट में। तो बेटा ये भी कंपेंसेशन की कैटेगरी में काउंट होता है। बोलो, इज दैट क्लियर? सबको बात समझ में आ गई मेरी? यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये 3 चीजें हो गई, एक और चीज बचती है, ये है बेटा पेंशन ऑन रिटायरमेंट। बेटा ये है पेंशन। अब देखो, पेंशन यहाँ पे 2 तरह की हो सकती है, मतलब 2 तरह की नहीं बोलूंगा मैं, देखने का नजरिया 2 तरह का हो सकता है। देखो पेंशन को देखने का 2 नजरिया हो सकता है। पेंशन को देखने का नजरिया एक तो हो सकता है बेटा, आप इसको बोल सकते हो ओल्ड एज पेंशन, और एक बेटा आपके हो सकता है पेंशन एज पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान समझ लेना इस कॉन्सेप्ट को, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। देखो
बेटा ये पेंशन दो तरह की हो गई एक तरह से देखा जाए तो। एक होती है ओल्ड एज पेंशन। बेटा ओल्ड एज पेंशन का मतलब ये है कि आपके एम्प्लॉयर को आप पर दया आ रही है कि अब ये इसने इस व्यक्ति ने इतने टाइम हमारे साथ काम किया, हमारे बीच में पहले से तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन एक मानवता, एक ह्यूमैनिटी का एस्पेक्ट ऐसा है जो कहता है कि हमें इनका बुढ़ापा सिक्योर करना चाहिए, तो हम इनको पेंशन देंगे, ओल्ड एज पेंशन। लेकिन बेटा ये कहीं भी पहले कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में मेंशन नहीं था, आप जहां जॉब करते थे, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ऐसे ही एक तरह से दया करके आपको क्या दे देता है, पेंशन की फैसिलिटी देता है जो आपको पर मंथ मिला करेगी। एक ये पेंशन है। बेटा एक पेंशन होती है पेंशन एज पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। बेटा ये वो पेंशन है, बेटा तुम्हें याद होगा जैसे मैंने अभी बताया पीएफ का पैसा कटता है, वैसे बेटा कई लोगों की सैलरी में से पेंशन का अमाउंट भी कटता है जिनसे उनकी पेंशन बनती है फ्यूचर में। ओके, तो ये याद रखना कि कई बार पेंशन जो होता है वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। जैसे मैं अगर कहीं जॉब करने गया तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही उनसे बात कर ली है कि जब मैं रिटायर होऊंगा उसके बाद मुझे पेंशन मिला करेगी। बेटा याद रखना ये जो पेंशन है ये आपको फ्री में नहीं मिल रही है, ये अर्नड है, और ये आपने जो सर्विसेज दी है ना अपने एम्प्लॉयर को उसके बदले में मिल रही है। ओके, और इसकी चर्चा पहले से आप कर चुके थे एम्प्लॉयर के साथ में। लेकिन एक पेंशन ये है जो सामने वाला बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के आपको अपनी मर्जी से दे रहा है कि यार इनका बुढ़ापा सिक्योर करना चाहिए, पेंशन दे दो। ये आपने अर्न नहीं किया है, ये अनअर्न्ड है, अनअर्न्ड है ये, जबकि ये है बेटा अर्न्ड। अब मेरे को ये बता दो कि कौन सी वाली पेंशन है वो कंपेंसेशन में इंक्लूड होनी चाहिए, ये बता दो पहले तो। ओल्ड एज वाली या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली, बताओ। सर्विस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली। कॉन्ट्रैक्ट वाली। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली, क्योंकि बेटा मैंने तुमसे क्या बोला, कंपेंसेशन। बेटा ये दो तरफा है, एक तरफा चीजें नहीं आती यहाँ पे। एक तरफा जो होती है ना इनकम, उसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ये ट्रांसफर इनकम है। ये जो ओल्ड एज पेंशन है ये क्या है बेटा, ट्रांसफर इनकम है। ट्रांसफर इनकम मतलब जो सामने वाले ने बिना कुछ आपसे लिए आपको दी है, सामने वाले ने आपसे कुछ नहीं लिया है, बस आपको वो दे रहा है, वो ट्रांसफर इनकम है। लेकिन ये है बेटा आपके फैक्टर इनकम। तुम्हें याद होगा लास्ट चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। क्या सभी को याद है, यस और नो? यस सर। ओके, तो बेटा ये जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली पेंशन होती है ना ये अलग होती है ना। तो पेंशन को देखने के दो नजरिए हैं, है ना। देखो यही मैंने यहाँ पे समझाया भी है। टू बी स्पेसिफिक, इट डज नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशन। बेटा ये जो कंपेंसेशन में इंक्लूड होता है यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन से हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब किससे है? इट ओनली रेफर्स टू पेंशन पेमेंट्स एज पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। आप काम कर रहे हो अभी, इसीलिए आपको फ्यूचर में पेंशन मिलेगी। ये जो पेंशन होती है ना इसको हम कंपेंसेशन में इंक्लूड करते हैं। अगर ये वर्ड लिखा हुआ आ जाए नॉन कॉन्ट्रैक्टेड या फिर ओल्ड एज पेंशन, तो बेटा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये पहला पॉइंट हमारा हो गया कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने तुम्हें बताया क्या क्या आता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तीन चीजें आती है। ओके, ये तीन चीजें इसमें आती है। पढ़ो भाई क्या लिखा है। इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग आइटम्स। बेटा क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर? नंबर 1 रेंट, नंबर 2 इंटरेस्ट एंड नंबर 3 प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को फर्दर मैं 3 कंपोनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। देखो अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट लिख के दे दे, अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट लिख के दे दे डायरेक्ट, तो बेटा ये तो बना बनाया लड्डू है, तुम्हें उठा के खाना है और कुछ नहीं। फिर तो हमें पता है ना कि प्रॉफिट तो इंक्लूड होता ही है ना, आपके ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है तो इसको लेना चाहिए, तो प्रॉफिट को तुम उठा के ले लोगे। लेकिन बेटा अगर तुम्हें प्रॉफिट ना दे के इसका कोई कंपोनेंट दे, 3 कंपोनेंट होते हैं इसके, तो हमें वो भी याद रखने। 3 कंपोनेंट इसके कौन से होते हैं? प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 होता है बेटा डिविडेंड, नंबर 2 होता है कॉर्पोरेट या प्रॉफिट टैक्स,
एक होता है बेटा आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये क्या होते हैं तीनों, मैं तुम्हें समझा देता हूं, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बेटा देखो, ये वर्ड किसी ने सुना है पहले? डिविडेंड क्या होता है? सर शेयर होल्डर्स को जो सर मतलब उनके शेयर्स का पार्ट देना। बिल्कुल, शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट पे किया जाता है। अच्छा, इसका फंडा चलो समझ ही लो, है ना, आज टाइम लग रहा है तो लगने ही दो। देखो, जब भी कोई कंपनी, या फिर मैं बोल रहा हूं एक बिजनेस फॉर्मेट, स्पेसिफिकली जो कंपनी होती है, वो कैपिटल कहां से लेके आते हैं? शेयर कैपिटल से। उनका जो कैपिटल लेके आने का तरीका वो होता है, वो क्या होता है? शेयर से होता है। ओके, देखो, शेयर्स जब आप इशू करते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो व्यक्ति उन शेयर्स को खरीद रहा है वो आपसे शेयर्स परचेज कर लेगा बिना कुछ बोले। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। अगर मुझे बोलो एक कंपनी का एमपीओ आया, एनपीओ नहीं सॉरी, एक कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ में मैंने शेयर परचेज कर लिए, मैंने क्या सोच के शेयर परचेज किए हैं? मैं अपना पैसा किसी कंपनी को क्यों दूं? क्योंकि बेटा वो कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है। क्या प्रॉमिस करती है? कि भाई साहब आप अभी हमें पैसा दे दो, इस पैसे को एज अ कैपिटल हम यूज करेंगे, और इस कैपिटल को यूज करने से जब हमारा बिजनेस ऑपरेट होगा तो इस बिजनेस के ऑपरेट होने से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, एक फल मिलेगा जो होता है प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट में हम आपको हिस्सा देंगे। तो बेटा डिविडेंड क्या होता है, अगर मैं तुम्हें इन शॉर्ट बताऊं, वैसे ये अकाउंटेंसी का पार्ट है ना। डिविडेंड जो होता है वो डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट which is distributed among shareholders। जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, उनको जब आप प्रॉफिट बांट देते हो कुछ कुछ, तो उसी को हम कहते हैं डिविडेंड। अब मेरे को बेटा एक बात बता दो तुम लोग, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया डिविडेंड, तो कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ, अरे डिविडेंड हुआ कब होगा? अरे जब प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो डिविडेंड हुआ होगा यार। तो जब प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो डिविडेंड रहा होगा। तो ये डिविडेंड एक प्रॉफिट का पार्ट नहीं है क्या? यस और नो? यस सर। तो बस अगर डिविडेंड दे देता है तो हमें इंक्लूड कर लेना है, बस सीधी सी बात है, क्योंकि ये प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है एक। ओके, अच्छा, दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स। बेटा देखो, ये दो अलग अलग टैक्स होते हैं, याद रखना। एक तो होता है इनकम टैक्स और एक होता है बेटा कॉर्पोरेट टैक्स। मैं तुम्हें बता दूं दोनों में फर्क क्या है। इनकम टैक्स जो होता है वो लगता है इंडिविजुअल्स पे। किस पे लगता है? इंडिविजुअल। जब आप बीकॉम सेकंड ईयर में या सीए के इंटरमीडिएट में आओगे तो वहां पे पढ़ने को मिलेगा तुम्हें इनकम टैक्स। मैं इनकम टैक्स भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो तुम्हें अभी ये बात मैं हल्की समझा देता हूँ। इंडिविजुअल्स जो होते हैं ना, अब इंडिविजुअल कैटेगरी में कौन कौन आता है, नॉलेज के लिए सुन लो। इंडिविजुअल की कैटेगरी में बेटा नॉर्मल हाउस होल्ड्स आते हैं, ओके, आपकी पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं, प्लस एचयूएफ आता है। एचयूएफ का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? यस सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ओके। प्लस आपके कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसको एओपी बोलते हैं, प्लस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसको हम बीओवाई बोलते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं। बेटा ये सब अगर इनकम अर्न करते हैं तो इनकी इनकम पे टैक्स दिया जाता है गवर्नमेंट को, जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं। लेकिन बेटा एक कंपनी जो होती है, बिजनेस का एक फॉर्मेट होता है, तुमने सबने बिजनेस में पढ़ा है, कंपनी सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है। बेटा एक कंपनी जो होती है, वो कंपनी जो अपनी इनकम पे टैक्स देती है ना, या कहा जाए अपने प्रॉफिट पे टैक्स देती है, बेटा उस टैक्स को कहा जाता है कॉर्पोरेट टैक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। अब मुझे ये बताना की जरूरत नहीं है कि बेटा कॉर्पोरेट टैक्स जो लगता है वो किस पे लगता है? प्रॉफिट पे लगता है। तो बेटा मुझे ये बताओ, प्रॉफिट पे टैक्स कब लगा होगा? जब प्रॉफिट हुआ होगा और उसी प्रॉफिट का हिस्सा रहा होगा। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि बेटा मैंने 10,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, जिसका 10% मुझे गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स देना है। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। बेटा मुझे ये बताओ, ये 1,000 क्या मैं अलग से जेब से दे रहा हूं या फिर 10,000 में से दे रहा हूं? ये बताओ पहले मेरे को, किस में से दे रहा हूं? 10,000 में से। पक्की बात? ये 10,000 में से दे रहा हूं मैं। तो बेटा ये 10,000 में से जब मैं प्रॉफिट दे रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं, तो ऑब्वियसली दिस 1,000 इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है
कि आप जो टैक्स देते हो प्रॉफिट पे वो भी प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो अगर हमें ये टैक्स दे देगा तो हम ऑब्वियसली समझ जाएंगे कि भैया ये भी प्रॉफिट ही तो रहा होगा यार, तभी तो टैक्स दिया होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? सब लोगों को आंसर मिले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तीसरा होता है बेटा आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बेटा जो आपके प्रॉफिट का डिस्पोजल होता है, उस डिस्पोजल में सबसे पहले तो क्या होता है, डिविडेंड बांट दो, दूसरा टैक्स दे दो, तीसरा होता है कि आप अपने यहाँ पे रिजर्व्स बना लो। अकाउंटेंसी में सबने रिजर्व्स एंड सरप्लस देखे? यस और नो? Yes, sir. तुम अभी पढ़ भी रहे हो मेरे ख्याल से, शायद रेशोस पढ़ रहे हो। रेशोस में बेटा आपके शेयर होल्डर फंड होते हैं ना, वो शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें आती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो होता है वो क्या होता है बेटा? रिजर्व मतलब कंपनी या फिर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई भी एक व्यक्ति जो प्रॉफिट कमा रहा है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट खर्च नहीं करता है कभी भी। याद रखना, अगर मुझे 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि मेरे को मजे आ गए, चलो गुलछर्रे हो गए तो उड़ा देते हैं इनको, पूरे 1 लाख रुपए उड़ा दो आंख बंद करके। ऐसा नहीं होता है बेटा। इसमें से कुछ पैसा आप एज ए रिजर्व बचा के रख लेते हो फॉर योर फ्यूचर प्रेफरेंसेस। जब आप फ्यूचर प्रेफरेंसेस के लिए कोई अमाउंट बचा के रख लेते हो आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो बेटा वो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो भी तो प्रॉफिट का ही पार्ट है, कोई अलग से चीज थोड़ी ना है। ओके, पढ़ के देखो, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय फर्म्स फॉर फ्यूचर यूज पर्टिकुलरली टू मीट सम कंटीजेंट एक्सपेंसेस। क्या ये कंटीजेंट वर्ड मुझे समझाने की जरूरत है? कंटीजेंट क्या होता है, याद है किसी को? Unexpected. अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टन, उसको कहते हैं कंटीजेंट, जिस चीज का होना पक्का नहीं है। ये अकाउंटेंसी में तुम लोगों ने टर्म पढ़ी होगी, कंटीजेंट लायबिलिटीज। ओके, तो बेटा वो कंटीजेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, जो फ्यूचर में कभी भी टपक जाए, आपको पता ही नहीं होगा, खर्चा आ जाए बड़ा, तो उसके लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, उसके लिए आप प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रख लेते हो। तो जो पैसा आपने बचाया है, जो सेविंग की है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट। यस और नो? तो बेटा ये तीनों चीजें आपके प्रॉफिट का पार्ट होती हैं। कौन कौन सी? डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या जिसको कॉर्पोरेट सेविंग भी बोल सकते हैं। क्या सभी को याद रहेगा प्रॉफिट का कैटेगराइजेशन? यस और नो? Yes, sir. अगर बेटा हमें ये तीनों में से कोई एक दो दे दे तो हम उनको ऐड करके बोल देंगे कि ये मिला करके प्रॉफिट बन रहा है। ओके, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रॉफिट का कंपोनेंट है। ओके, चलो लास्ट चीज पे आते हैं, दैट इज मिक्स्ड इनकम। इसको तो बेटा रीड ही करना है क्योंकि मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी तुम्हें अच्छे से। मिक्स्ड इनकम क्या होती है जरा पढ़ो, और बेटा ध्यान से पढ़ना। मिक्स्ड इनकम रेफर्स टू इनकम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। बेटा मिक्स्ड इनकम किसकी इनकम होती है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये कोई आसमान से उतर के देवता तो आते नहीं है, अरे ये भी तो हाउस होल्ड की कैटेगरी में ही होते हैं, हाउस होल्ड ही तो होते हैं ये लोग भी। यस और नो? आंसर दो मेरे को। Yes, Yes, sir. sir. ये भी Yes, हाउस sir. होल्ड होते हैं, Yes, sir. तो कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है ये, बस ये भी एक इनकम की कैटेगरी है जिसको अलग से हमने बता दिया यहाँ पे, है ना, कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जिनकी खुद की बिल्डिंग है, खुद का लैंड है, जो खुद अपने खुद के यहाँ पे एंटरप्राइज में काम करते हैं, जिनकी खुद की कैपिटल है जिसपे इंटरेस्ट मिलता है, जो जिनका खुद की एक एंटरप्राइज है जिसमें प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो बेटा ये सारी चीजें अगर एक इंसान खुद करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो इनकम होती है, जो किसी एक चीज से नहीं हो रही है, वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय से नहीं है, ना वो स्पेसिफिकली आपके प्रॉफिट से है, ना स्पेसिफिकली रेंट से है। बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा वो स्पेसिफिकली अलग अलग पढ़ा। अगर इन सभी का मिक्सचर हो जाए, और वो मिक्सचर सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, और वो हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की कैटेगरी में। अगर इन सब का मिक्सचर हो जाए और आपको दो या दो से ज्यादा इनकम एक साथ हो जाती है, तो बेटा इसको कहा जाता है मिक्स्ड इनकम। ओके, पढ़ो क्या लिखा है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन देयर हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस। हाउस होल्ड एंटरप्राइज, घर की दुकान, मुझे इजी लैंग्वेज में बोलना पड़े तो घर की दुकान है, घर का धंधा है, वो घर के धंधे में अगर ये सब इनकम इनकी होती है, या फिर ये फैक्टर ऑफ पेमेंट जो है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, उनको अगर ये खुद के लिए यूज करते हैं,
तो बेटा खुद को ही खुद से इनकम हो जाती है। बेटा ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या तो आप किसको देते हो, प्रोड्यूसर्स को, तो आपको इनकम होती है। अरे नहीं तो आप खुद के लिए यूज कर लो ना, तो भी तो इनकम जनरेट हो ही जाएगी। ये उस इनकम की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, ये ध्यान रखना, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की। These incomes are a mixture of wages, rent, interest and profit। बेटा ये किसका मिक्सचर है, वेजेस का, रेंट का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का, है ना। मिक्सचर वर्ड सुनते ही हमारे दिल बाग बाग हो जाता है, हमें हमारे कोटा का मिक्सचर नमकीन याद आ जाती है ना। लेकिन यहाँ मिक्सचर किस चीज का है बेटा, यहाँ पे मिक्सचर आपके है वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये सारा ही कमा लेते हैं एक साथ, ये या फिर कोई दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट एक साथ कमाते हैं। That is why it is called mixed income. Separate estimation of wages, rent, interest and profit is not possible because factors of production are not hired। अरे बेटा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये किसी से लिए थोड़ी ना इन्होंने, या फिर ये किसी को स्पेसिफिकली प्रोवाइड थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो खुद के यूज में ले रहे हैं। खुद का घर का धंधा है जिसमें ये काम ले रहे हैं और खुद को इनकम हो रही है। ओके, तो बेटा याद रखिए इससे जो इनकम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। ओके बेटा, क्या ये तीनों कंपोनेंट, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, क्या इसके कंपोनेंट्स हमें अच्छे समझ में आ गए, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, तो अब हम कल से जल्दी से बेटा पढ़ेंगे इसके प्रिकॉशंस। मैं जल्दी दिखाता हूं तुम्हें, कल पढ़ने वाले हैं हम इसको, और इसी के जस्ट बाद हम कल ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर देंगे। कल मतलब परसों, मंडे। ओके, तो बेटा यहां तक सब लोग देखें, अच्छे से रिवाइज करें। अब हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, चलिए, बहुत है आज के लिए। Bye, sir. धन्यवाद। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, थैंक यू सर। most welcome।